Comrade President, Comrade M.A. Baby, Comrade D. Raja, Comrade देवराजन, मंच पर उपस्थित अन्य तमाम साथियों और यहाँ उपस्थित सीपीआई के नेशनल काउंसिल के सभी साथियों, अन्य तमाम साथियों, सबसे पहले दिस इज अ हिस्टोरिक ओकेजन, centenary of the CPI. So please accept my warm revolutionary greetings. Warm revolutionary greetings to all comrades of CPI across the country. और मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आप लोगों ने 2025 में और अभी तक शताब्दी वर्ष आपने मनाया, हमारी पार्टी ने भी मनाया। हमने भी पूरे देश में साल भर संगठित कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल, इसी हिसाब से हमने पूरे देश में इसको मनाने का काम किया। और कल दरअसल इस समय मैं मऊ में था, कॉमरेड अतुल अंजान का जिला मऊ, उस मऊ में इसी तरह की मीटिंग हो रही थी। हमारी पार्टी के पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश का पार्टी स्कूल भी था और वहीं से मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो एक तो शताब्दी के मौके पर पूरे देश के कम्युनिस्टों को और संगठन के तौर पर सीपीआई को बहुत बहुत बधाई और क्रांतिकारी सलाम। दूसरा, ये खम्मम है, ये तेलंगाना है और भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में जो 100 साल की जब भी हम चर्चा करेंगे तो शायद सबसे पहले जो नाम आएगा वो तेलंगाना का आएगा, सबसे पहले तेलंगाना का नाम आएगा। और हमारी भी पार्टी जब बनी नक्सलवादी के किसान विद्रोह के बाद 1969 में, तब से लगातार जब भी हम देश में कम्युनिस्ट आंदोलन की चर्चा करते हैं, 3 नाम हम एक साथ लेते हैं, तेभागा, तेलंगाना, नक्सलवादी। ये 3 भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में, किसान आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में पूरे शानदार ग्लोरियस चैप्टर्स इन इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट। और इसीलिए इस मौके पर तेलंगाना के तमाम शहीदों को, तेलंगाना के तमाम नेताओं को खास तौर पर मेरा लाल सलाम। उस जनरेशन को बासर पुन्नैया हो या सुंदरैया हो, उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन कॉमरेड सी राजेश्वर राव से मिलने का, बात करने का मौका मिला, कॉमरेड सुधाकर रेड्डी से बात करने का मौका मिला, तेलंगाना के बहुत सारे नेताओं से मिलने का मौका मिला। तो तेलंगाना आंदोलन से जुड़े तमाम शहीदों को, साथियों को, उन तमाम लोगों को मेरा लाल सलाम। जाहिर सी बात है कि हम लोग आज जो बात कर रहे हैं अभी, आज का भारत, 100 साल का इतिहास हम पार करके आए हैं। आज का भारत और हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं। आज के भारत की अगर बात करें, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं टुकड़ों में। इफ यू आर ए माइग्रेंट वर्कर, if you are a Bengali speaking migrant worker, and if you are a Bengali speaking Muslim migrant worker, तब आज पूरे देश में इस समय यू आर एट ग्रेट रिस्क। इस देश के किसी भी कोने में कहीं भी आपको पकड़ करके आपकी हत्या कर दी जा सकती है। दिस इज इंडिया टुडे। इंडिया टुडे का मतलब है कि एनी माइग्रेंट वर्कर कैन बी किल्ड। और हमने केरला में देखा है, यू डोंट हैव टू बी अ बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट वर्कर, यू डोंट हैव टू बी अ मुस्लिम माइग्रेंट वर्कर, यू कैन बी राम नारायण बघेल फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राम नारायण बघेल को बांग्लादेशी कह करके, बांग्लादेशी तो नहीं हो, उसकी हत्या कर दी जाती है केरल में। दिस इज इंडिया टुडे। आज अगर हमें सोचना है इस समय देश में, हमारे त्रिपुरा का एक नौजवान एंजल चकमा, त्रिपुरा का एक ट्राइबल नौजवान जो एमबीए पढ़ रहा था, उसका पिता बीएसएफ में है और वो देहरादून में, उत्तराखंड में पढ़ता है।
उसकी हत्या कर दी जाती है ये कह करके कि तुम्हारा चेहरा देखने से चीनी जैसा लगता है। इफ यू आर समबडी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, यू कैन बी किल्ड बाय सेइंग दैट यू आर एक्चुअली ए चाइनीज। खबर आई है अभी उत्तर प्रदेश के बरेली से, 12 लोगों को अपने घर में नमाज अदा कर रहे थे, घर में नमाज अदा कर रहे थे और उनको गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया। क्यों? कि आपने अपने घर को रिलीजियस वर्शिप के लिए इस्तेमाल किया है। ये तो हैरान करने वाली बात है। इस हिंदुस्तान में कितने हिंदू घर हैं, घर में पूजा होती है, किसी ना किसी देवी देवता का वहां फोटो है, मूर्ति है। क्या कल ये भी शुरू हो जाएगा कि घर में आप पूजा नहीं कर सकते? संविधान में रिलीजियस फ्रीडम की बात है। इस बार के क्रिसमस में हमने देखा पूरे देश के हर कोने में अब क्रिसमस नहीं मना सकते। सेंटा क्लॉज का चेहरा अगर आपको दिख गया तो उससे आपको खतरा महसूस होता है, उसमें नफरत है। जो सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए पूरे दुनिया भर में शांति के लिए, खुशी के लिए, प्यार के लिए लोग जानते हैं, और आप उसको नफरत उस पर आपको है। तो ये जो पूरे देश की स्थिति बनी हुई है, समझना कठिन नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कैसे कैसे कानून पारित हो रहे हैं, कितनी चर्चा होती है और कैसे पारित कर दिया जाता है, आपने देखा। अभी न्यूक्लियर पावर का प्राइवेटाइजेशन किया गया। क्यों? क्योंकि अदानी को न्यूक्लियर पावर में भी घुसना है। कोल हो गया, सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया, शायद अब अदानी जी को न्यूक्लियर पावर में भी घुसना है, तो न्यूक्लियर पावर का भी प्राइवेटाइजेशन कर दो। कुछ भी कोई कानून बना दो। अभी एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनने वाली है, उसका नाम दिया गया विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। पूरे देश के हायर एजुकेशन के लिए वहां भी कोई एक कमीशन बनेगा, और उस एक कमीशन के लिए कोई एक गणेश कुमार जैसे कोई मिल जाएंगे, और एक कमीशन के जरिए पूरे हिंदुस्तान के हायर एजुकेशन को कब्जा कर लो। तो ये जो स्थिति है देश में, हमारे लिए ये बहुत साफ है कि देश में what we are facing is corporate takeover of the economy and fascist takeover of the polity and society. कॉर्पोरेट टेकओवर की जब हम बात करते हैं तो शायद किसी को आपत्ति नहीं होती, सबको दिख रहा है, अदानी अंबानी सबको दिख रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं कि भारत का फाशिस्ट टेकओवर भी हो रहा है, हमारी पॉलिटी का, हमारी सोसाइटी का, तो बहुत सारे साथियों को शायद अभी भी लगता है कि शायद कुछ ज्यादा आप बोल रहे हैं। अक्सर लोग पूछ देते हैं कि भाई आप तो भाषण दे रहे हैं फांसीवाद को लेकर के, क्या फांसीवाद के जमाने में फांसीवाद पर भाषण दिया जा सकता है? तो आप तो इतना बोल रहे हैं, कहां से फांसीवाद आया? हम उन तमाम साथियों से कहते हैं, मान लीजिए हम अगर बोल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि दीपंकर अभी भी बोल रहे हैं, कॉमरेड डी राजा अभी भी बोल रहे हैं, कॉमरेड एम ए बेबी अभी भी बोल रहे हैं, आपको इतना दिखाई दे रहा है, आपको ये भी दिखाई देना चाहिए कि हिडमा को जान से मार दिया गया, उसकी मां से आकर के वीडियो करवाया गया कि आप बेटा से अपील करो कि बेटा घर लौट करके आए। वो मां वीडियो बना करके अपील करती है कि घर लौट आओ, लेकिन बेटा लौट करके नहीं आता है, उसकी लाश आती है। तो आपको ये भी देखना चाहिए, आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर कॉमरेड एम ए बेबी बोल पा रहे हैं तो वहां उमर खालिद जेल में सड़ रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि डी राजा अगर बोल पा रहे हैं तो सोनम वांगचुक को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनको जेल में सड़ाया जा रहा है। इसीलिए इंतजार मत कीजिए
उस दिन का इंतजार मत कीजिए जब किसी के पास बोलने का ये कोई अधिकार नहीं होगा। अभी वक्त रहते इसको रोकने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तो पार्लियामेंट है, अभी तो चुनाव है पार्लियामेंट है, लेकिन उस पार्लियामेंट में राहुल गांधी तक की पार्लियामेंट मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है एक डिफेमेशन सूट ला करके। आपको पार्लियामेंट दिखाई दे रहा है और कैसे आसानी से इस देश के किसी नेता की संसद की सदस्यता खत्म कर दी जा रही है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। आपको चुनाव दिखाई दे रहा है, चुनाव आयोग नहीं दिखाई दे रहा है, एसआईआर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी 25 जनवरी को चुनाव आयोग ने कहा है कि नेशनल वोटर्स डे, आजकल 26 जनवरी हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, and on 25th January, the foundation day of the Election Commission of India, we celebrate as National Voters Day। और आज स्थिति क्या है? अभी एसआईआर चल रहा है, एसआईआर चल रहा है, बिहार में एसआईआर हो गया। उस एसआईआर का क्या परिणाम निकला आपने देखा। और 9 राज्य में और 3 यूनियन टेरिटरी में एसआईआर चल रहा है। अभी 12 राज्य में, अभी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा बचा है, 12 राज्य में 7 करोड़ लोगों का नाम चला गया, 7 करोड़। पश्चिम बंगाल में करीब 60 लाख के नाम गए, 1.5 करोड़ लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया गया कि आपका नाम ठीक नहीं है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, आपके परिवार में 6 बच्चे कैसे हैं, 6 बच्चों का एक पिता कैसे हो सकता है, तरह तरह की बातें। अमर्त्य सेन को एसआईआर के हियरिंग में बुलाया जा रहा है, सबको बुलाया जा रहा है। ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, मैस डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। हिटलर भी चुनाव से ही आए थे, चुनाव जीत कर ही हिटलर बने, और चुनाव के बाद इस तरीके से पूरे तंत्र को उन्होंने बदल दिया कि 1 नेशन 1 पार्टी 1 लीडर 1 स्टेट बन गया वहां। तो इसीलिए हमें लगता है कि हम लोगों को बहुत इसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर दिमाग में वो जर्मन पैमाना हमने बैठा लिया है कि भाई जर्मनी में तो गैस चेंबर बने थे, 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी, अभी हमारे यहाँ तो गैस चेंबर अभी तक नहीं दिख रहा है, अभी तो 60 लाख का आंकड़ा तो नहीं आया है, इसके लिए इंतजार मत कीजिए। कम्युनिस्ट कभी इंतजार नहीं करते। कम्युनिस्टों का काम है वर्तमान में, बल्कि उनका भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इतिहास से सबक लेते हैं। इसीलिए मैं तमाम आज देश के वामपंथी साथियों से खास तौर पर अपील करूंगा कि इस समय ये जो पूरे फैशिस्ट टेकओवर, उस टेकओवर को, वो टेकओवर की प्रक्रिया है, अगर हम अभी इसको रोक नहीं पाएंगे तो टेकओवर जब पूरा हो जाएगा तब आपके पास बचेगा नहीं कुछ। टेकओवर की प्रक्रिया से हम जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो उस टेकओवर की प्रक्रिया के खिलाफ अभी समय है। समय रहते रहते, थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा रहते रहते, थोड़ा बहुत संविधान, थोड़ी बहुत बोलने की आजादी, ये रहते रहते उसका सही इस्तेमाल करके हम लोगों को इसको रोकना चाहिए। अलग अलग पार्टियां हम लोग हैं, बहुत सारे साथी कहते हैं कि भाई एक पार्टी क्यों नहीं बन जाते। बिल्कुल बन सकते हैं। अगर 1925 में एक पार्टी थी तो 2030 में एक पार्टी बन जा सकती है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल बन सकती है। लेकिन हम कहेंगे कि इस पर एक कब होंगे, एक होकर के क्या करना है उस पर सोचिए। व्हाट इज टू बी डन। एक होना है, एक होना है, एक हो जाइए, एक हो जाइए, एक नहीं होने से नहीं होगा, इससे कोई बात नहीं बनेगी। एक होकर के करना क्या है। अगर एक नहीं भी है, 4 अलग पार्टी भी है, तब भी एक साथ मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नजर हमारी इस पर हो कि करना क्या है। मैं बस कुछ आंदोलनों की चर्चा करके बात खत्म करूंगा। अभी इस देश में अब पुराने इतिहास याद करिए तो 1925 में सीपीआई, लेकिन 1920 में एआईटीयूसी का गठन हुआ।
सीपीआई बनने से 5 साल पहले ट्रेड यूनियन केंद्र का गठन हुआ। पूरे आजादी के आंदोलन में ट्रेड यूनियन आंदोलनों का जबरदस्त उस समय दौर था। 1926 में इस देश में ट्रेड यूनियन एक्ट बना था। कोई अंग्रेजों ने तोहफा नहीं दिया था। उस देश में उस समय का जो मजदूर आंदोलन था, उस आंदोलन की ताकत थी कि उसने अंग्रेजों को भी मजबूर कर दिया था कि ट्रेड यूनियन के अधिकार के लिए कानून बनाओ। तो क्या आज ये जो 4 लेबर कोड थोपे जा रहे हैं, ये जो मनरेगा को खत्म करके ये जो कानून आया है, हम अभी कॉमरेड बेबी से कह रहे थे कि हम इसको जी राम जी नहीं कहते। जी राम जी, कुछ लोग महात्मा गांधी बनाम राम, इस चक्कर में हम नहीं जाएंगे। जी राम का मतलब है ग्राम। ये विकसित भारत ग्राम जी कानून आया है कि विकसित भारत जब बनेगा, उस विकसित भारत में ग्राम कहां रहेगा, ग्राम के बेरोजगार कहां रहेंगे, ग्राम में रोजगार का क्या होगा। तो ये गांव का सवाल है, गांव के रोजगार का सवाल है। तो क्या ये गांव के रोजगार का सवाल, ये जो आज क्या उभरता हुआ हिंदुस्तान का मजदूर, अभी इस साल के अंत में हमने देखा कि गिग वर्करों ने हड़ताल की, और गिग वर्करों की हड़ताल से कम इतनी बात बनी, वो जो 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवर करना है ब्लिंकिट के मजदूरों को, उसमें थोड़ा पीछे हटना पड़ा है उनको। तो क्या हिंदुस्तान में आज का जो फैलता हुआ, बदलता हुआ नया मजदूर वर्ग है, उस मजदूर वर्ग का कोई उभार हम पैदा कर सकते हैं गांव से लेकर शहर तक? ये सोचना चाहिए, इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए। आज इस देश में समय समय पर आप देखेंगे कि महिलाओं का जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो रहा है। बलात्कारियों को खुली छूट है, बलात्कारियों को माला पहनाया जा रहा है, सेंगर को बेल दिया जा रहा है, राम रहीम को हर रोज पैरोल मिल रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस देश में कभी निर्भया, कभी अभाया, कभी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, उसके बलात्कार और हत्या के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो रहा है। ये जो महिलाओं का आंदोलन है, उसमें कुछ लोग कह देते हैं कि भाई ये एक घटना है, इसमें फांसी दे दो, इसमें सजा दे दो, बस वो आंदोलन एक घटना बन करके रह जाता है। क्या हम इस देश में इस समय एक बहुत बड़ा महिला आंदोलन, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मनुस्मृति संविधान बनेगा, इफ देयर इज अ रियल फैसिस्ट टेकओवर, जिसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, इफ इंडिया इज एवर टू बिकम हिंदू राज, if Hindu Raj is ever to become a reality in India, that will be the worst calamity to befall. तो उस कैलामिटी से, उस तबाही से सबसे ज्यादा जो टकराना पड़ेगा इस देश में, इस देश की आधी आबादी महिलाओं को टकराना पड़ेगा, और महिलाएं टकरा रही है आंदोलन में। तो क्या महिला आंदोलन को हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह, एक राजनीतिक ऊंचाई, एक बहुत बड़े राजनीतिक ताकत, इस फांसीवाद से निपटने के लिए क्या महिला आंदोलन का मुहा ले जा सकते हैं? हमारे सामने सवाल है। क्या इस देश में इस समय दलित आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन हम लोग और ज्यादा नजदीक आ सकते हैं? आजादी के आंदोलन के दौर में 1930s, 1940s, 2 ऐसे दशक थे जब बाबा साहब अंबेडकर और कम्युनिस्ट पार्टी मिल करके काम कर रहे थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनी थी बाबा साहब अंबेडकर की, जिस दौर में बाबा साहब ने कहा था कि ये कास्ट जो है, ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, दिस इज डिवीजन ऑफ लेबरर्स। अगर वो डिवीजन ऑफ लेबरर है तो हाउ टू यूनाइट द लेबरर्स? जाहिर सी बात है कि यूनाइट करने के लिए एक तरफ आपको पूंजी से लड़ना पड़ेगा और एक तरफ आपको इस कास्ट सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, और उसी लड़ाई से बात बनने लगी थी। अफसोस है, हमारे देश की ये ट्रेजेडी रहा है कि वो जो एकता बन सकती थी, बनने लगी थी, वो एकता बीच रास्ते में बंद हो गई, रुक गई, अलग अलग रास्ते पे लोग चल पड़े, और जिससे इस देश के दलित आंदोलन को भी नुकसान हुआ, कम्युनिस्ट आंदोलन के भी बहुत नुकसान हुआ। क्या आने वाले दिन में, इस समय में
हम लोग दलित आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन को और नजदीक ला सकते हैं। आज इस देश में एनवायरनमेंट बड़ा सवाल बन रहा है और उसमें दम है। ये हिमालय के लोग जोशीमठ बचाओ लड़ रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। ये निकोबार खत्म हो रहा है, निकोबार की आवाज हिंदुस्तान में गूंज नहीं रही है। लेकिन अरावली में जब हुआ, वो पूरा राजस्थान, वो पूरा हरियाणा, वो पूरा एनसीआर, वो पूरे मिडिल क्लास के लोग भी आगे आए, तो सुप्रीम कोर्ट को भी पीछे हटना पड़ा। इसका मतलब क्या, हिंदुस्तान में जल जंगल जमीन का सवाल, पर्यावरण का सवाल, पीने के पानी, दूषित पानी से इंदौर में लोग मर रहे हैं, जहरीला हवा, उस हवा से दिल्ली में लोग मर रहे हैं। क्या ये हवा का सवाल, ये पानी का सवाल, ये जल जंगल जमीन का सवाल, पर्यावरण का सवाल, इसको हम बहुत बड़ा एक एजेंडा बना दे सकते हैं? तो हमें तो लगता है कि हम लोगों को आंदोलनों पर ज्यादा चर्चा करें, आंदोलनों में कैसे नया जोश, नई ऊंचाई, नए आयाम हम जोड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर इसी से बात बनेगी। मैं खत्म करूंगा, जिस समय 1925 में सीपीआई बन रही थी, उस समय हमारे सामने दो सवाल थे। एक सवाल था कि देश में आजादी कैसे आएगी, आजादी लाने के लिए लोग लड़ रहे थे। दूसरा सवाल था आजादी कैसी होगी। उस आजाद हिंदुस्तान में क्या जमींदारी और आजादी साथ साथ चलेगी? कम्युनिस्टों ने नारा दिया कि जमींदारी का उन्मूलन हो। क्या इस देश में ये जो छोटे छोटे राज्य थे और राज्य में राजाओं का चलता था, कम्युनिस्टों ने नारा दिया और वो त्रवंकुर से लेकर हैदराबाद से लेकर के पूरे देश में, जो लोग कहते हैं कि सरदार पटेल ने आकर के सबको एक कर दिया, वो इसीलिए एक कर पाए कि अंदर से हर ऐसे जो राजा का था वहां लोग लड़ रहे थे सामंतशाही के खिलाफ, राजशाही के खिलाफ। तो ये जो लड़ाइयां हैं, तो वो दोनों लड़ाई थी। आज की परिस्थिति कुछ बिल्कुल उसी तरह की है। आज हमें फांसीवाद से आजादी चाहिए, फिर एक बार साम्राज्यवाद से आजादी चाहिए। वो ट्रंप के आगे भारत सरकार घुटने टेक रही है, भारत के शासक वर्ग घुटना टेक रहा है। उस ट्रंप से, उस अमेरिकी साम्राज्यवाद से आजादी पूरी दुनिया को चाहिए, हमें भी चाहिए। कॉरपोरेट से आजादी हमें चाहिए, हमें फांसीवाद से आजादी चाहिए। तो आज भी एक आजादी की लड़ाई है और उस आजादी की लड़ाई में जाहिर सी बात है मजबूत लोकतंत्र चाहिए और समाजवाद के दिशा में इस लोकतंत्र को ले जाना है। तो हमें लगता है कि आज ये जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, ढेरों चुनौतियां हैं, लेकिन जो बिग पिक्चर इज वी आर फेसिंग अ स्टेज ऑफ कॉर्पोरेट टेकओवर एंड फैशिस्ट टेकओवर। और इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी बहसें नहीं हैं। जो कह रहे हैं कि भाई क्या भारत में स्टेट फैशिस्ट बन गया, आई थिंक ऑनेस्टली दिस इज द रेड हेरिंग। कोई किसी को ये, लेकिन अगर हम इसी तरह से स्टेट का चलता रहेगा, वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन उसका हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इसीलिए वी हैव टू इंटरवीन नाउ, हियर एंड नाउ। हमें इसमें हस्तक्षेप करना है, इसको रोकना है। चैलेंज हमारे सामने है, कैन वी स्टॉप द फैशिस्ट्स, कैन वी स्टॉप द फैशिस्ट, कैन वी स्टॉप दिस फैशिस्ट टेक ओवर, कैन वी रिवर्स द प्रोसेस and can we unleash once again powerful waves of working people struggles, powerful waves of communist movement, powerful waves of democratic upsurge in this country. आज 100 साल के मौके पर पिछले 100 साल के अपने तमाम शहीदों को, उन तमाम पीढ़ियों को जिन्होंने हमें ये शानदार विरासत दी है, आज जिस विरासत को लेकर हमें आगे बढ़ना है, सबको सलाम करते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।